सो हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने थर्मल इंजीनियरिंग में लेक्चर 1 में हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या डेफिनेशन होता है उसको हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने टाइप्स देखने के बाद सराउंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि सिस्टम की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आप कभी सभी को ही सुने होंगे, हर एक इंडिविजुअल की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही क्या होती है, सिस्टम की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं उसके कुछ चेंज आएंगे। हमने देखा ना डेफिनेशन में कि जब किसी सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, तो जब एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। तो देखिए डेफिनेशन से देखते हैं कि सभी सिस्टम, एवरी सिस्टम है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन कैन बी डिस्क्राइब। अब ये फिजिकल कंडीशन क्या हो सकती है, तो जैसे फिजिकल चीज़ वो जिसको कि हम अपने 5 सेंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी सिस्टम पे हमने एनर्जी दिया तो हमने डिस्कस किया था कि उसकी क्या वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, क्या प्रेशर में चेंज आ रहा है, क्या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो ये सारे जो चीज़ हमने डिस्कस किया वो क्या होता है, उसके फिजिकल कंडीशन को बताता है। ठीक है, तो सभी सिस्टम का क्या होता है, जैसे सपोज करो अभी ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ टेम्परेचर है, इसका कुछ प्रेशर है। तो क्या बोल सकते हैं कि इस समय इस पर्टिकुलर मार्कर की ये प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका टेम्परेचर है, ये इसका प्रेशर है, ये इसका क्या हो सकता है, वॉल्यूम है। तो एवरी सिस्टम है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन कैन बी डिस्क्राइब। मैं ये सिस्टम को डिस्क्राइब किया कि इसका प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है, मतलब ये फिजिकल कंडीशन है। तो यही इसका क्या हो गया, इस पर्टिकुलर मार्कर का प्रॉपर्टीज़ हो गया। सच कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी। होप आपको समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, एग्जाम्पल में जैसे वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे चीज़ क्या हो गया, किसी भी सिस्टम के फिजिकल कंडीशन को बता रहे हैं। ये मार्कर का वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, तो ये तीनों चीज़ क्या हो गया, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्लियर है? तो हमको होप प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसका 2 क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ को हम दो टाइप का प्रॉपर्टीज़ होता है। एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख लीजिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि सिस्टम के मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है अभी हम देखते हैं, उससे पहले ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का भी लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखिए ये बॉटल है, इस बॉटल में क्या है, पानी है, पानी का कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा। क्लियर है? तो अब देखिए क्या हो रहा है, अगर कुछ वॉल्यूम भी होगा। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगर मान लीजिए मैं बॉटल को बीच से कट कर देता हूँ, ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं बीच से कट कर देता हूँ, तो एक बॉटल का पोर्शन ये हो जाएगा, दूसरा बॉटल का पोर्शन ये हो जाएगा। तो अब देखिए जब मैं कट किया तो क्या क्या चीज़ें इसकी नहीं चेंज होगी, जितना टेम्परेचर इस पानी का है
तो अगर मैं बीच से कट कर दूं तो जितना पानी ये से आधा पानी दूसरे वाला हिस्से में चला जाएगा और आधा पानी दूसरे वाले हिस्से में। जो टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है तो दोनों में अगर मैं अलग अलग करूँगा तो दोनों में टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। जितना 40 डिग्री यहाँ का पानी होगा दूसरे बोतल के हाफ पोर्शन में, या ये मैं बोलूँ कि ये पानी है और पानी को मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 गिलास ला रहा हूँ और दोनों गिलास में पोर कर दे रहा हूँ। तो अब दोनों गिलास में अगर मैं पोर करूँगा तो जितना टेम्परेचर पहले गिलास में होगा उतना ही टेम्परेचर दूसरे गिलास में भी होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर हो रहा है अब मास चेंज हुआ कि नहीं? अगर मैं आधा गिलास, आधा मतलब मान लो ये 10 केजी इसमें 10 लीटर इसमें वाटर है तो आधा मैंने एक गिलास में डाला दूसरे आधा में, तो मास तो चेंज हुआ ना। लेकिन मास चेंज होने के बावजूद भी इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, जितना टेम्परेचर है उतना ही रहा। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। प्रेशर के केस में भी जितना प्रेशर इसका होगा उतना ही प्रेशर उतना ही दूसरे बोतल में भी डालूंगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का हमारा एग्जांपल क्या हो गया? टेम्परेचर, प्रेशर। मतलब ये दोनों चीज़ किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं? मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ अगर मैं देखूं, अब वॉल्यूम का देखो, अगर मैं ये 10 केजी वाटर है मान लीजिए, 5 केजी एक गिलास में डाला, 5 केजी दूसरे गिलास में डाला, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मास को अगर मैं चेंज किया, आधा आधा कर दिया तो मास चेंज हुआ, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जो हमारा एनर्जी क्या है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्यों? क्योंकि मान लो इसमें मैं बोलूँगा कि टोटल जो ये वाटर था इसका जो एनर्जी इसमें था 100 केजी था, 100 केजी जूल था। तो अब हाफ कर दूंगा तो एक गिलास में 50 केजी हो जाएगा एनर्जी, दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा। तो मतलब मास मैंने चेंज किया, डिवाइड किया, तो क्या हो गया? हमारा एनर्जी भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? जो मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैंने कंटेनर में जो आधा पानी था आधा अलग अलग कर दिया, मतलब मास का डिफरेंस हो गया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा, एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है वो, तो इसको मैं नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको देखते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक्सटेंसिव, या इसको इसे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास। मतलब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा उसको हम मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो कहीं नहीं कि हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उस वही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, हम लोग जब आप एफएम की क्लास देखेंगे तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है, उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात किया है। तो इसका एग्जांपल क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता था? वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? अगर एनर्जी है और उसको मैं मास से डिवाइड कर दूं तो वो जो हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एनर्जी। क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, तो अभी हमने देखा क्या
प्रॉपर्टी, उसमें भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखा। अब हम देखते हैं स्टेट। किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या होता है, स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि यार अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, मतलब मेरा मूड सही नहीं है, तो ये स्टेट भी क्या होता है, किसी भी सिस्टम का कोई स्टेट होता है। स्टेट मतलब क्या, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँ कि स्टेट क्या होता है किसी भी सिस्टम का, तो एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए कि अभी टेम्परेचर आज मान लीजिए 12 बजा हुआ है, तो 12 बजे इस पर्टिकुलर मार्कर का क्या वॉल्यूम था, क्या टेम्परेचर का क्या प्रेशर था। जब मैं उसको डिफाइन करूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि 12 बजे इस पर्टिकुलर सिस्टम का ये स्टेट था। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी से हम उसको उस कैरेक्टरिस्टिक से उसके एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या उसकी प्रॉपर्टी है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए। मतलब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, 8t इक्वल टू टी। अगर ये कोई सिस्टम है तो 8t इक्वल टू T1, मतलब एक गिवन टाइम पे उसकी क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था, क्या वॉल्यूम था, उसको मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि ये जो सिस्टम है एक स्टेट 1 पे इसकी ये प्रॉपर्टी है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को ही हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका ये स्टेट है। वैसे ही मान लो अगर इसमें मैंने हीट दिया तो कुछ समय के बाद, मान लो 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद, तो एक टी इक्वल टू T1 उस समय इस पर्टिकुलर सिस्टम का क्या स्टेट है, तो मैं बोलूँगा ये स्टेट 2 पे है, जिससे उसका वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर चेंज हुआ। मतलब स्टेट क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी को बता रहा है कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे वो क्या उसमें चेंज आया या कितना है। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, अभी पिस्टन पॉइंट 1 पे है, तो पॉइंट 1 पे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इसके अंदर में गैस भरा हुआ है, अगर यहाँ पे ये गैस भरा हुआ है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 8 पोजीशन 1 पे अगर ये P है और V है, तो पोजीशन 1 पे P1 और V1 स्टेट था गैस का। मतलब स्टेट मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक गिवन पर्टिकुलर टाइम पे क्या है। अब जब मैं इसमें यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये कंप्रेस करेगा एयर को, तो कंप्रेस करने के बाद ये 1 से पोजीशन 2 पे चला गया, तो उस समय जब पहुँचेगा तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुए रहेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उस समय पे मेरा जो प्रेशर है और ये प्रेशर और वॉल्यूम ये है, तो मतलब 8.2 पे मेरा सिस्टम का स्टेट क्या है, मतलब उस समय उसकी प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टेट क्या हो गया, स्टेट इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सिस्टम की कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। स्टेट एट एनी इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस सिस्टम का क्या कंडीशन है, और उस कंडीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको हम उसकी प्रॉपर्टी से, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग प्रोसेस डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, इसके पहले हमने देखा स्टेट, अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखिए इसका ही एग्जांपल फिर से हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाला ही लेते हैं कि ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, अभी पिस्टन पोजीशन 1 पे था, तो ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी था, मतलब P1 की वैल्यू क्या था, V1 की वैल्यू क्या था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर धीरे धीरे इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले ये पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे आया, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, फिर ये कहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, तो मान लीजिए वो यहाँ पे होगा, तो फिर यहाँ पे आएगा, ये क्या हो गया 1 हो गया, मान लीजिए वो यहाँ पे होता है 1 तो मतलब ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे जैसे P1 V1 था, यहाँ पे सपोज करिए प्रॉपर्टी, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी चेंज होगा, यहाँ पे हो सकता है कि B1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 V2 मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में नंबर ऑफ स्टेट या कंटिन्यूअस स्टेट का चेंज हो रहा है। और इसी जो
पर्टिकुलर जो स्टेट है, नंबर ऑफ स्टेट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो हमें एक क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। मतलब प्रोसेस क्या हुआ, कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कंटिन्यूअस चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर लाइन को जब हम मिलाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। तो प्रोसेस क्या हो गया, इट इज़ अ कंटिन्यूअस यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 से लेकर 2, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट। मतलब पहला स्टेट क्या था, P1 V1 था, फिर P1 डैश V1 डैश, फिर P2 P1 डबल डैश V1 डबल डैश हुआ, फिर P3 ट्रिपल डैश V3 ट्रिपल डैश। मतलब कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है सिस्टम का। तो उसी को अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा। प्रोसेस मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कौन से पाथ को फॉलो किया, कैसे वो वहाँ पर पहुँचा, तो उस पर्टिकुलर पूरे स्टेट को हम मिलाएंगे, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा। अब देखिए जो प्रोसेस होता है उसका दो टाइप होता है। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, आप नाम सुने होंगे। दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, कि अगर मैं पाथ 1 से 2 तक जाऊं और 2 से फिर 1 तक आऊं तो हम उस सेम पाथ को फॉलो कर पाए। प्लस कहीं पे भी अब हो सकता है कि मैं 1 से लेके 1 डैश तक गया, अब मेरा मन 2 तक जाने का नहीं है, तो यहाँ से ही वापस रिटर्न 1 डैश से 1 तक आ सकूँगा। और दूसरा चीज़, तो अगर मैं यहाँ ऐसा कर पाऊँ कि 1 से 1 डैश गया और 1 डैश से 1 पे आ गया, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में किसी भी टाइप का न एनर्जी का लॉस हुआ, न मास का लॉस हुआ, किसी भी टाइप का, ऐसा लगेगा कि कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ गया और अपने इनिशियल स्टेज पर आ गया। तो अगर ऐसा होता है और यूनिवर्स में कुछ भी चेंजेज नहीं होता है तो हम ऐसे बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, जिस पाथ से मैं गया और उसी पाथ से आया, जिसके कारण पूरे सिस्टम में या यूनिवर्स में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एक जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस विच कैन बी स्टॉप एट एनी स्टेज। या तो 1 से मैं 1 डैश पे स्टॉप किया और वापस, एंड रिवर्स इन सच अ वे दैट सिस्टम एंड सराउंडेड इज रिस्टोर्ड टू इनिशियल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन यूनिवर्स। मतलब मैं 1 से 2 तक गया, 2 से 1 तक आ गया मैं, मतलब सेम पाथ को फॉलो किया। और जब मान लीजिए 1 से 2 में जाने में मेरे को 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी मैंने दिया, तो 2 से 1 आने में हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही 10 किलो जूल जो दिया हूँ वो हमें मिलेगा। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यूनिवर्स में न किसी तरीके की एनर्जी का गेन होगा न लॉस होगा। अगर ऐसा होता है तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पाथ को फॉलो करे, वो दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए आएगा। क्लियर है। और इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा। तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो याद रखिएगा, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जो रियल में रिवर्सिबल हो। कुछ ना कुछ, किसी भी वर्क को आप करोगे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा, ये श्योर है कि होगा ही होगा। तो इसीलिए ये एक आइडियल प्रोसेस हम बोल सकते हैं, जो रियल में होता नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन रियल में नहीं होता। रियल में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ही जनरली होता है। जैसे यहाँ पे झरना है, झरना से पानी का नीचे गिरना। अब क्या वो पानी नीचे गिरा हुआ है तो वापस मैं ऊपर से यहाँ जा सकता है, कर सकता हूँ, लेकिन पंप के थ्रू। लेकिन पंप के थ्रू करूँगा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें एनर्जी देना पड़ा कि नहीं। जबकि वहाँ से वो गिर रहा था तो क्या मैं उसको पंप से पानी नीचे गिराया था, नहीं, वो ऑटोमेटिकली गिरा था, हाई से लो की तरफ गिरा था। क्लियर है। लेकिन जब मैं वापस वहाँ पे ले जाने की कोशिश करूँ तो मुझे एनर्जी देना पड़ रहा है। अगर वही रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ऊपर से नीचे गिर जाता और नीचे से ऊपर चले जाता बिना पंप का वर्क दिए हुए। तो यूनिवर्स में सारी चीज़ें क्या होती हैं, जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। और हमेशा याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस को एक कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया जाता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को डॉटेड लाइन से, देखिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया है, तो डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब हम देखते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो प्रोसेस का लास्ट है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, क्वासी मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक मतलब बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मतलब क्या, या इसको और ये लिख सकते हो कि रिवर्सिबल, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। ऐसा प्रोसेस जो रियल में तो रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन वो रिवर्सिबल के जस्ट क्लोज है। क्लियर है? मतलब हमने क्या बोला, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रियल में मतलब रिवर्सिबल हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोसेस को इतना स्लोली हम उसको प्रोसेस करते हैं कि वो रिवर्सिबल के जस्ट पास पहुंच जाता है। तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया आएगा, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस which maintain equilibrium at each point and very close to reversible process is known as quasi static process। क्लियर है? मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस को भी अगर ऑब्टेन करना है तो उसको बहुत ही धीरे धीरे वो रियल में यूनिवर्स में होगा। अगर बहुत तेज़ी से हुआ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो पाए। तो वैसे ही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल के एकदम क्लोज लाना है तो पहला बात तो कंडीशन ये है कि उसको वेरी स्लो प्रोसेस वो होना चाहिए, प्लस हर एक स्टेज पे उसका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है? तब और इसके अब जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगा कि वेरी क्लोज टू वेरी स्लो प्रोसेस होगा और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, मतलब किसी भी टाइप का लॉस नहीं होगा यूनिवर्स में। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल तो होगा नहीं, लेकिन वेरी क्लोज टू रिवर्सिबल हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। ऑलमोस्ट रिवर्सिबल तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। लिख लीजिए इसको। देखिए, तो अभी हमने डिस्कस किया क्या, प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसमें प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, फिर 3 रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है। कुछ ये जो मिसलेनियस टर्म्स हैं ये एक्चुअली कंसेप्ट हैं, मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आगे में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, या फिर हम बोलते हैं साइकिल, बहुत सारे साइकिल होंगे। तो ये सब जो कंसेप्ट हैं उसको एक बार हम समझ लेंगे, उसके बाद जब हमारा जो नेक्स्ट आगे और सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो ये सारा चीज़ यूज होने वाली है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। साइकिल क्या होता है, साइकिल मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल। मतलब कि जब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अगर मैं वो मूव करके वापस उसी पॉइंट पे अगर मैं पहुँच जा रहा हूँ तो हम उसको साइकिल बोलेंगे। तो वैसे ही क्या हो जाएगा कि जब नंबर ऑफ प्रोसेस को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूँ कि मेरा फाइनल इनिशियल पॉइंट और फिर वापस मैं मोड़ के अलग अलग पाथ से वापस फिर इनिशियल पॉइंट पे आ जाऊं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, नोन एज थर्मोडायनेमिक साइकिल। मैं क्या किया
किसी प्रोसेस को सेम मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को ही 1 से लेके 2 तक मैंने गैस को कंप्रेस किया है। अब फिर मैं क्या किया, जब 2 स्टेज पे पहुंच गया, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये क्या है, हमारा सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और मैं प्रेशर दिया, ये 0.1 था, कंप्रेस होके मान लीजिए मेरा पिस्टन यहाँ पे आ गया 0.2 पे, ये मूव होके यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कुछ हीट दूंगा या किसी भी तरीके से, ये फिर वो एक्सपांड होके वापस 0.1 पे आ जाएगा, तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए 0.1 पर इसका एक्सपांसन होगा। तो ये कंप्लीट क्या हुआ, मैंने 0.1 पे स्टार्ट किया और मूव करते करते फाइनल पॉइंट भी 0.1 पे ही आ गया, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोसेस को मैं फॉलो करते हुए इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट तक फिर से पहुंच गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, मतलब एक पूरा लूप जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये दो साइकिल से मिलके एक प्रोसेस बना है, यहाँ पे 4 प्रोसेस से मिलके एक साइकिल बना है। 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया और 4 से फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक साइकिल, मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोसेस से मिलकर बना हो और जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये और अलग मिसलेनियस टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, बस इसको हम समझ लेते हैं। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम और एक होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो देखिए होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें केवल और केवल एक फेज एग्जिस्ट करता है, अ सिस्टम विच इज कंसिस्ट विथ सिंगल फेज। अगर ऐसा सिस्टम जिसमें केवल और केवल सिंगल फेज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंगल फेज, मतलब अगर मैं मिल्क, दूध में अगर पानी मिला दूं तो क्या हो जाएगा, वो जो मिक्सचर हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम। मतलब दोनों क्या है, लिक्विड फेज में है, किसी एक फेज में ही प्रेजेंट है, सिंगल फेज में प्रेजेंट है। वैसे ही जो एटमॉस्फेरिक एयर होते हैं वो गैसियस फेज में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, आर्गन है, लेकिन उनका स्टेट, उनका फेज क्या है, सिंगल फेज है, गैसियस फेज है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सिस्टम जिसका केवल एक सिंगल फेज होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, हेट्रोजीनियस सिस्टम, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फेज में अगर कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। जैसे वाटर है और स्टीम है, मतलब मान लीजिए हमें पानी को जस्ट उबालना स्टार्ट किया हूँ, अब 0 डिग्री पहुँच गया है, तो सडनली तो वो पूरा 100 वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, सम अमाउंट ऑफ जो वाटर रहेगा वो स्टीम में चला जाएगा और अभी भी कुछ क्या रहेगा, वाटर स्टेज में रहेगा। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस और लिक्विड। तो यहाँ पे 2 फेज अवेलेबल है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए फ्रिज से हम बर्फ़ निकालते हैं और उसको जस्ट पॉट में आप रख दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे देखोगे कि जो बर्फ़ होगा वो मेल्ट होगा, तो उसमें तैरते हुआ भी रहता है। तो उस स्टेज में 2 स्टेज हुआ, एक सॉलिड स्टेज हो गया वाटर का जो कि बर्फ़ के फॉर्म में, और दूसरा लिक्विड स्टेज है। तो आइस और वाटर का जो मिक्सचर है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम का हो जाएगा। तो होमोजीनियस मतलब क्या, सिंगल फेज, हेट्रोजीनियस मतलब क्या, 2 फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला जो है दोनों, ये याद रखिएगा, ये 1 या 2 नंबर में आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर MCQs के फॉर्म में आ सकता है। तो ये जो 2 है याद रखिए। एक और है प्योर सब्सटेंस, नाम से ही क्लियर क्या है, प्योर, जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई मिलावट ना हो। तो अगर मान लीजिए ये मार्कर है और ये सिंगल मॉलिक्यूल्स, जो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, थ्रू आउट सेम है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, केवल एक ही सिंगल टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्योर सब्सटेंस है। तो क्या हो जाएगा, और सब्सटेंस इन विच केमिकल कंपोजिशन आर सेम थ्रू आउट इन मास इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। जैसे स्टीम और वाटर है, तो स्टीम भी H2O से मिलके बना हुआ है और वाटर भी क्या है, मिलके H2O से मिलके बना है। और 2 यहाँ पे ये 2 अलग अलग स्टेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो स्टीम भी H2O से ही मिलके बना हुआ है और वाटर भी क्या है, H2O से मिलके ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, मतलब कोई भी मिलावट ना हो, थ्रू आउट सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट में एक चीज़ और है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं।
एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम, जो हमने पढ़ा है ना कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज़ स्टडी ऑफ 3E। तो एनर्जी का तो अभी हम डिस्कशन कर ही रहे हैं और अभी अब करते ही रहेंगे और भी करेंगे एनर्जी क्या होता है। उसके पहले हम इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे जब आप मॉस पढ़े होंगे और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि अगर हम सब तरफ से फोर्स को अगर हम बैलेंस कर दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम है इसका एक ब्रॉड मतलब की मीनिंग होता है, वो हम देखते हैं क्या होता है। तो वर्ड हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, अ कंडीशन ऑफ डेड स्टेट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने सराउंडिंग के साथ या सराउंडिंग के लेवल पे आ जा रहा है, अगर एक गर्म रॉड है इन्वायरमेंट में रख दिए, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर मान लीजिए इनिशियल में 200 था, धीरे धीरे कूल होके जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसके ऊपर आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर रॉड इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, मतलब डेड स्टेट में आ गया, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम। तो देखिए थर्मोडायनेमिक जो थर्मल है या ये थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है। पहला इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर क्या है, थ्रू आउट सेम है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए अगर तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कि अगर दो बॉडी हैं दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका भी टेम्परेचर सेम है, जो मतलब इसका भी टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, इसका भी टेम्परेचर T है, तो दोनों का अगर टेम्परेचर T हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसका मतलब कि टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट ना कर रहा हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या मतलब दो बॉडी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में जो फोर्स रहेगा वो बैलेंस होना चाहिए। इस पे अगर जितना फोर्स लग रहा है वही इस पे भी फोर्स लगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कि जब दो केमिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में नेट रिएक्शन कुछ नहीं होता है, मतलब रिएक्शन होने के बाद सब कुछ नॉर्मल में आ गया, अब कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अगर हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ता तो केवल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फोर्स बैलेंस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर सेम फॉर इंटरैक्टिंग दो बॉडी या नंबर ऑफ के कितना भी बॉडी हो सकते हैं इंटरेक्ट करेंगे, तो अगर सबका टेम्परेचर सेम है, सेम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी, तो हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ फोर्स इज बैलेंस्ड फॉर इंटरैक्टिंग बॉडी तो बोलेंगे कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन बॉडी, या बॉडी की जगह हाँ बॉडी लिख लीजिए, बॉडी लिखे तो वैसे सिस्टम भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेचर सेम फॉर द इंटरैक्टिंग सिस्टम लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉडी एक्चुअली थर्मोडायनेमिक में सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिस्टम, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन भी सिस्टम का लिया है। तो अगर ये तीनों चीज़ एग्जिस्ट करेंगे तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या फिर हीट से किसी भी को टॉपिक को देखते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।